हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अध्ययन किया था जिसमें एक पॉइंट आपका ये रह गया था घर्षण द्वारा आवेशन। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। इसमें ये बहुत सरल प्रोसेस है। स्टार्टिंग में हमने आपसे चर्चा की थी कि जब भी हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं यूं करके, तो क्या होता है, हमने आपसे कहा था कि कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। तो वो धनावेशित तो हो जा रही है, लेकिन वो बाई फ्रिक्शन हुई, घर्षण से हुई, रगड़ने से हुई। अब रगड़ने से क्या हुआ था कि कांच की छड़ पर से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए थे रेशम में, जिससे कि कांच की छड़ पर जो है वो ऋण आवेश की मात्रा कम हो गई और धन आवेश की मात्रा बढ़ गई। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है, जबकि जो रेशम था, रेशम का कपड़ा, वो ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो इसलिए उस पर ऋण आवेश की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम लोग किसी भी दो वस्तुओं को, और इस टाइप का जो घर्षण होता है वो ज्यादातर इंसुलेटर्स में होता है, तो इस तरीके से हम लोग घर्षण द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, 2 मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे और ये तीसरा मैं आपको आज बता दिया हूं। अब मैं आपको शुरू करता हूं, यहां से थोड़ा मैथमेटिकल शुरू होता है। और अब तक जो हमने आपसे चर्चा की वो मोस्टली क्या था कि बेसिक था। इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी वो, ना कि ये चैप्टर अभी बहुत बड़ा है। अभी हम लोग इसमें पढ़े ही क्या है, अब यहां से थोड़ा मैथमेटिकल शुरू होता है। अब ये इसमें आता है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक मिस्टर कूलॉम थे। उन्होंने ये नियम दिया जो कि पॉइंट चार्ज के लिए था, तो उन्हीं के नाम पर इस नियम को कूलॉम का नियम कहते हैं। ये हमने आपको पीछे लेक्चर में पिछले में बताया था कि इसमें पॉइंट चार्ज होते हैं, बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश हम लोग अभी चर्चा करेंगे क्या होते हैं। और अगर समान आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो ऋण ऋण हो या फिर धन धन हो। और यदि विपरीत आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसी बात पर एक बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलॉम है, उन्होंने अपना नियम दिया। तो मैं आपसे कह रहा था पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि बहुत सूक्ष्म चार्ज होता है। अब सूक्ष्म की कोई डेफिनेशन नहीं है क्लियरली। अगर मैं देखूं कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और फिर मैं दूसरा कह रहा हूं कि ये भी पॉइंट चार्ज है, तो क्या डेफिनेशन है इसकी? अगर मैं बहुत दूरी से अगर देख रहा हूं उस चीज को, तो ये पॉइंट चार्ज दूरी से देखने पर लगेगा, और ये अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये पॉइंट चार्ज लगेगा। तो पॉइंट चार्ज की कोई अलग से नई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इसको बोलते हैं। तो इन्होंने एक परिभाषा दी अपनी। उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन
उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलम का नियम है ये, और इन्होंने कहा कि जो इसमें लगने वाले बल की दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये कूलम के नियम की डेफिनेशन है। एक बार फिर सुन ले, और अगर लिखना चाहें तो लिख ले। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिएगा, हम लोग ये मान लेते हैं, मान लीजिए दो बिंदु आवेश इस तरीके से हैं। एक मान लीजिए ये है और एक मान लीजिए ये है। इसको हमने मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है और सेम चार्ज के मतलब पॉजिटिव है दोनों, या दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले सकते हैं। अब इस पर लगने वाला बल F12 और इस पर लगने वाला F21। ये 1-2 और 2-1 क्या होता है? ये 1-2 इट मीन्स 1 पहले चार्ज पर 2 के द्वारा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, समझने के लिए कैसे इसको बोले तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं, पहले को बोलते हैं ऑन और दूसरे को बोलते हैं वाई। ऑन क्या? 1 पर किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। तो इसको बोलते हैं F12, यानी इस पर चार्ज 2 के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं F12। इसकी डायरेक्शन ये। अब ये क्या है? Q2 पर, यानी 2 ऑन, 2 पर और 1 के द्वारा। ठीक है, तो पहली टर्म को हम ऑन से प्रदर्शित करते हैं और दूसरी टर्म को बाई से। ये दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इसके ही अनुदिश फोर्स अप्लाई इस पर होगा। तो कूलम ने बताया कि इस पर लगने वाला बल, पहली बात तो हमने आपको बताई कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरी बताई कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये दो तो आपके मेन पॉइंट हैं ही, साथ में इसमें 2 चीजें आपको और भी ध्यान देना है कि ये जो लगने वाला बल होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, माध्यम पर। वैसे हम लोग मोस्टली जो माध्यम लेते हैं वो निर्वात अथवा वायु लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमें मीडियम चेंज करना पड़ जाए, जैसे हम तेल में ले लें, मोम में ले लें, या और किसी भी जगह ले सकते हैं।
तो ये लगने वाला फोर्स जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। और दूसरी बात ये, एक पॉइंट और भी है कि इसकी जो लगने वाले बल की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो इस जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी के अनुदेश होती है, चाहे वो इस साइड में हो या फिर इस साइड। तो इन दोनों को हम लोग अगर लेंगे, ये दो पॉइंट तो रिटन में आपको मैं बता ही रहा हूं, इसके अलावा भी दो बातें और हैं जिन पर बल निर्भर कर रहा है। एक तो वही मैंने आपको बताया माध्यम, और दूसरा इन दोनों के मिलाने वाली रेखा। तो इन दोनों से अगर मैं मिला के लिख दूं तो समीकरण 1 और 2 से क्या बात हो जाएगी, F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। Q1 Q2 upon R square समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, मान लीजिए वो कांस्टेंट K है, तो उस कंडीशन में F is equal to K Q1 Q2 upon R square, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है। अब ये जो F K है इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? प्रयोगों के आधार पर इसका मान बताया गया कि F इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और ये बताया गया कि ये जो वैल्यू है वो 1/4πε0 के बराबर भी होती है। तो हम इसी इक्वेशन को, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon R square। दूसरा ये बताया गया कि ये जो वैल्यू है वो एक और राशि बताई गई 1/4πε0 उसके बराबर भी होती है। 1/4πε के मान जो है वो इसी के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square, जहां 1/4πε0 is equal to 9.0 × 10⁻11 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कूलम का नियम लिख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें और भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये आई कहां से। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आती है, मतलब प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक ने इसको निकाला है। ठीक है नहीं? यहां पर बाकी चीजें तो आप जान ही रहे हैं। Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 दोनों आवेशों की मात्राएं हैं, उनका गुणनफल है। और R आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। 4 आप जानते ही हैं, पाई भी जानते हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा अलग है जिसको आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा। इसे हम लोग ε0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ε0। ε0 इसे क्या बोलते हैं? निर्वात
की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आगे और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यदि हम लोग ऐसा कर लें कि इसका मान निकालना चाहें, किसका? एप्सिलॉन जीरो का। निर्वात की वैद्युतशीलता जो है, ये नया हम लोगों को पद प्राप्त हुआ है, तो इसका हम लोग निकालना चाहते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, आंकित मान इसका क्या है, और इसका मात्रक क्या आता है, इसकी विमा क्या आती है, इस बात का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। ये दोबारा लिख दे रहा हूं मैं। आंकित मान तथा विमा देखिए, हम लोग इसी फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, ये बी नोट एट मीन्स हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने आपको बताई थी। अब अगर मैं इसको अपॉन 1 कर लूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या मिलेगा जानते हो आप? 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमें चाहिए एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई गलत हो गया। 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 9.0 इंटू इतना इज इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या मिल रहा है देखिएगा 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹। अब ये कूलम स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा घर पे, हमें तो पता है इसकी वैल्यू आ रही है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, इसकी हमें आगे न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। तो आप चाहें तो इसको तुरंत निकाल भी सकते हैं या फिर इसको एज ए स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम जी का मान लगा देते हैं
9.8। उसी तरीके से अभी हमने पाई का वैल्यू रख दिया था यहाँ 3.14। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये नई टर्म हम लोगों को प्राप्त हुई जिसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसका निकाल सकते हैं आंकिक मान। अब हम लोग को इसकी विमा और निकालना है। देखिए विमा निकालने के लिए फिर हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, कूलाम के लॉ का। देखिएगा किस तरीके से हमने आपको ये लॉ पढ़ाया था, विमा। विमा में देखिए कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से भाई क्या बात हो जाएगी, आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है नहीं। अब देखिए हम इसको अपॉन 1 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिल रहा है, F R स्क्वायर इंटू 4πε0 इज इक्वल टू Q1 Q2 और ε0 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर इंटू 4π। अब देखिए मैं यूनिट लिख रहा हूं, इनकी विमाएं लिखूंगा। तो पहले देखिए कूलाम, इसका मात्रक हमने आपको पीछे बताया था पिछले लेक्चर में। आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम की विमा AT होती है। तो AT इस कूलाम की। अब यहां कूलाम एक और है, दूसरा आवेश है, तो उसकी भी विमा AT हुई, तो A2T2। ठीक है, 2 क्यों आ गए, क्योंकि दो पॉइंट है Q1 और Q2, तो दोनों के अगर मैं विमा लिखूंगा तो AT इसकी विमा, AT इसकी विमा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं A2T2 अपॉन F। F मींस क्या, न्यूटन। और न्यूटन की आपने विमा आपको पता है, बल की विमा कितनी होती है, mLT-2। और इधर क्या है, R स्क्वायर। R मींस क्या, L2। ठीक है नहीं। मीटर, मीटर मींस L2 और 4π की कोई विमा नहीं होती। अब अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं बताओ। ये तो आपने फर्स्ट ईयर में काफी पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ε0 की विमा हो जाएगी, देखिएगा कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, m-1 और l-3। क्यों, 2 और 1 3 और ऊपर पहुंची तो -3 और कितनी, m-1 l-3 T4 -2, यहां क्या हो गए 2 2 4, तो T4 और A2 ये हुई भाई विमा इसकी, m-1 l-3 T4 A2। अब देखो इसका मैं मूल मात्रक लिखूं, आपको मैंने उस समय बताया था मूल मात्रक कैसे लिखते हैं। तो मूल मात्रक देखो भाई क्या हो गया, m। m क्या होता है बताओ, क्या का ये विमा होती है, बताओ भाई। ये हमने आपको उस समय बताया था ना। तो काय की विमा हो गई ये m, बोलो जल्दी। अरे ये तो सबसे ज्यादा सरल है भाई।
किलोग्राम -1, और ये क्या, मीटर -3 t, सेकंड 4, और एम्पियर 2। ये इसका मूल मात्रक हो गया, ये इसकी विमा हो गई, और पीछे हमने आपको इसका बताया था क्या, आंकिक मान। ये सब क्या है, ये काय की हमने सब चीज निकाली है, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता, उसका हमने मात्रक निकाल लिया, उसकी विमा निकाल ली, और उसका आंकिक मान निकाल लिया। ये इसलिए हमने आपको यहां बता दिया क्योंकि इसकी आपको सवालों में आगे काफी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग और थोड़ा सा कूलाम के नियम में डिस्कशन और करना चाहते हैं। देखिए एक सवाल आ जाता है आपका इसके ऊपर, जैसे आपने पढ़ा है कि कूलाम का नियम ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है भाई कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जैसे एक चीज ये आई कि अगर ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज होता है। देखिए अगर मैं इसके बीच ग्राफ खींचूं f और r के बीच, r² के बीच, तो यूं करके इस तरीके से ग्राफ हमें मिलेगा, ये ठीक है नहीं, इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ मिलेगा, और ये जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है। अब ये कैसे सवाल कैसे आता है, वो कह रहा है कि अगर मैं क्या करूं कि मैंने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट चार्ज हमने लिए थे, 2 पॉइंट चार्ज लिए थे, एक मान लीजिए ये लिया पॉइंट चार्ज, ठीक है, और एक ये लिया पॉइंट चार्ज, इसको हमने कहा Q1, इसको कहा Q2, और इनके बीच की दूरी r थी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस पर लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम से F बराबर के Q1 Q2/r² होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो दूरी r है, इस दूरी r को हम काफी ज्यादा कर दें, ठीक है, क्या कर दें, काफी ज्यादा कर दें, अर्थात बढ़ा दें, तो इस पर लगने वाले फोर्स का मान क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर दूरी r है, मैं इसको दोगुना कर दूं, क्या कर दूं, 2r कर दूं r की जगह, तो यहां 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में लिख ले रहा हूं, ऐसे आपको सवाल न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे आगे, तो इसीलिए मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा इसका हिंट दे दे रहा हूं। पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी हम कह रहे हैं कि अगर हम दूरी को r बराबर 3r कर दें, या मान लीजिए 2r कर दें, दो गुना कर दें, तो क्या हो रहा है कि f डैश बराबर कितना हो जाएगा, k Q1 Q2/2r का होल स्क्वायर। इट मीन्स k Q1 Q2/4r², ठीक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मिल रहा है, f डैश अपॉन f,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए बैलेंस कर रहा हूं, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो क्या आ रहा है एफ डैश अपॉन एफ बराबर 1/4। बस और कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू कितना, एफ अपॉन 4। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आप दूरी को क्या करते हैं, दोगुनी कर दें, तो लगने वाला बल पहले वाले बल का चौथाई हिस्सा हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इस डिस्टेंस को, जो दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, अगर हम उसको दोगुना कर देंगे यानी फैला देंगे, दूर कर देंगे, तो क्या होगा कि लगने वाला बल जो है वो पहले बल का चौथाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं दुगना ना करूं, 3 गुना कर देता तो क्या होता, तो देखिए आर की जगह यहां 3r आ जाता, यहां भी 3r, तो 3 3 9r स्क्वायर, 9r स्क्वायर हो जाता, ठीक है नहीं। फिर यहां भी 9r स्क्वायर यानी f अपॉन 9 हो जाता, यानी कि जो लगने वाला बल है वो पहले वाले बल का 1/9 गुना हो जाता, ठीक है, यानी 9th पार्ट हो जाता उसका 9वां हिस्सा। तो जैसे जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाएंगे, लगने वाले बल का मान, ठीक है नहीं, उस पहले वाले बल का उतने स्क्वायर में कम होता चला जाएगा। अब मैं अगली बात आपको और देखिए बताने वाला हूं कि यदि हम, अभी तो हमने ये डिस्टेंस बढ़ा दी, यानी बढ़ा दिया, तो लगने वाले बल का मान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब हम जितना पास लाएंगे, इन पॉइंट चार्जेस को पास ले आएगा, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं ये कर रहा हूं भाई कि ये जो डिस्टेंस r है, इसकी जगह मैं r/2 कर लूं, ठीक है, r डैश बराबर मैं कर लूं r/2, तो यहां भी हो जाएगा 2, ठीक है नहीं, तो यहां हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4, फिर यहां r स्क्वायर अपॉन 4 यहां आ जाएगा, ठीक है नहीं। फिर क्या होगा, ये सब बैलेंस, ये सब बैलेंस, ये सब बैलेंस, तो ये वाला 4 कहां पहुंचेगा, फिर दोबारा तो एफ डैश बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये टर्म ऊपर पहुंच जाती है। अब देखिए मैं क्या काम कर रहा हूं कि इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो इस इक्वेशन को इससे भाग कर लो, यानी कि एफ डैश अपॉन एफ, तो क्या हो रहा है 4k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन, यहां कितना हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब देखिए इस पूरे से ये पूरा, इससे ये, तो क्या आया एफ डैश इज इक्वल टू 4f, यानी कि अब जो फोर्स का मान है वो पहले वाले की तुलना में 4 गुना बढ़ गया। अगर मैं दूरी को कम करता हूं, अर्थात आधी कर देता हूं, तो लगने वाले फोर्स का मान पहले वाले फोर्स की तुलना में 4 गुना बढ़ जाता है। तो इस टाइप के आपको सवाल इसमें मिलेंगे। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था, आगे आपको सवाल इसमें मिलेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्या निष्कर्ष निकला भाई बताओ? निष्कर्ष ये निकला कि यदि दो बिंदु आवेश हो,
उनके बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो लगने वाले बल का मान कम हो जाता है उसी रेशो में। किस रेशो में? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार। और यदि हम दूरी को घटा दें तो लगने वाले बल का मान बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कूलॉम का नियम समझ सकते हैं। अब हम लोग और थोड़ी आगे बात करते हैं। इसमें अगर हम ऐसा कर लें कि जो हमारे पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो हमारे पॉइंट चार्ज हैं, इन हम पॉइंट चार्ज को निर्वात वायु में न लें, बल्कि कहां ले लें? किसी ऐसे माध्यम में ले लें जिसका परावैद्युतांक K है। मान लीजिए आपने मोम ले लिया, कांच ले लिया, ठीक है, या फिर और कोई तेल ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो अगर हम वहां पर इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो चूंकि वो माध्यम आपने चेंज कर लिया, निर्वात या वायु के लिए हम K की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब यहां पर तो हम K की वैल्यू 1 लेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपका यही कूलॉम का नियम थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए किस तरीके से, अगर आप चाहें तो लिख ले, यदि हम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर पॉइंट चार्जेस को, बिंदु आवेशों को किसी ऐसे माध्यम में रखें जिनका परावैद्युतांक K है, तो कूलॉम का नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों का मान, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसको मैं F M लिख दे रहा हूं। M का मतलब है मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है, नहीं पहले वाला जो मीडियम था वो नहीं है, कोई अन्य मीडियम है। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह वो लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माध्यम चेंज कर रहा हूं ना, तो इस तरीके से लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या चीज है? उस माध्यम का परावैद्युतांक। अब हम लोग क्या काम करेंगे इसमें? इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर, इधर हमने इक्वेशन तो दी नहीं है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर x है। अब इस इक्वेशन x से या x को हम लोग क्या काम कर लें? डिवाइड कर देंगे। किससे? जो पहले वाली आपने इक्वेशन निकाली थी, जब आपने निर्वात या वायु में कूलॉम का नियम निकाला था, तो आपका सूत्र आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, F अपॉन एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिएगा ये पूरा पॉइंट खत्म, इन दोनों से ये दोनों, इससे ये, तो क्या बचा? K बचा, वो भी नीचे।
तो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी कि F/Fm इज इक्वल टू K। ये एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल इन्हीं बिंदु आवेशों को किसी अन्य माध्यम में जिसका परावर्तन K है में लगने वाले बल, इन दोनों का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होता है। फिर सुनिए कि यदि निर्वात अथवा वायु में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 रखे हो, अगर हम इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखें तो उस पर लगने वाले बल और प्रारंभिक बल, प्रारंभिक कौन सा, निर्वात अथवा वायु बल के बलों का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। एक चीज हम लोग और भी कर सकते हैं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट K है, ये पहले वाले में जो एप्सिलॉन है उसकी जगह हम एप्सिलॉन नॉट K भी रख सकते हैं। तो एक सूत्र यहाँ पर और छोटा सा कभी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है कि एप्सिलॉन बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट K के। तो एक सूत्र बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K। एक या दो न्यूमेरिकल्स इस पर भी मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग कूलॉम का नियम समझते हैं। अब इसमें एक चीज और भी आती है कि एनसीईआरटी में आपका दिया है कि कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हम लोग कैसे करते हैं। तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण निकालेंगे। कूलॉम के नियम का सदिश रूप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ ये लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका सवाल जेईई मेंस में भी कभी कभी आ जाता है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान जो देना है वो इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में देना है, मतलब सदिश रूप इसका। इसमें डायरेक्शन आपको दिखाना जरूरी है। देखिए उसी तरीके से हम लोग मान रहे हैं, माना कि दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है और एक ये है। ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है। अब देखिए आप वहां पर हमने स्मॉल r लिखा, यहां पर लिखा मॉड r। इसका क्या मतलब है कि ये हमने जो लिया है वो इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिया है। क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए इधर को हमने आपसे बोला था लगने वाला बल क्या होता है, F12। 12 का क्या मतलब है, ये ऑन ये वाई, इसका मतलब क्या, बल पर 2 के द्वारा, ठीक है नहीं।
इसका मतलब होता है पर, इसका मतलब द्वारा। तो क्या हो गया कि पहले आदेश पर दूसरे आदेश के द्वारा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं और इसको क्या लिखूंगा भाई मेरे, F21, इसका क्या मतलब है, दो पर किसके द्वारा, एक के द्वारा। ठीक है। अब यहां पर जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है कि ये R है, मान लीजिए R2 है, ये R1 है, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये तो इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं तो यहां पर क्या है R1 माइनस R2। x2 माइनस x1 हम लोग निकालते हैं ना, तो उस हिसाब से इसको हम लोग निकालें। ये डिफरेंट बुक्स में कुछ अलग अलग तरीके से दिया है, किसी को वो 1 2 लिख देते हैं, किसी को 2 1 लिख देते हैं, लेकिन उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग इसको R2 R1 या R1 R2 के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो देखिए मैं आपसे पहली बात करता हूं कि F12 इसकी लैंग्वेज में आप वही लिखेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी फॉर्म में रखे हुए हैं। तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाला बल F12, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा लगने वाला बल F21 है। अब हम इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, कूलॉम के नियम से F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो सब वही बातें हैं पहले वाली, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अब किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, यानी ये डायरेक्शन इधर वाली R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर। ठीक है। एक आपने और फर्स्ट ईयर में पढ़ा है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही है। तो यहां पर हम लोग इसका निकालेंगे यूनिट वेक्टर, किसका, R1 माइनस R2 का। अब देखिए यहां पर डायरेक्शन की जो बात है मैं अभी आपको और समझाऊंगा इसके बारे में। पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब यूनिट वेक्टर हम इसका निकालना चाहते हैं तो कैसे, यूनिट वेक्टर R1 माइनस यूनिट वेक्टर R2 इसका, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है नहीं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो वैल्यू है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बराबर होती है मैग्नीट्यूड ऑफ R या फिर मॉड ऑफ R2 माइनस मॉड ऑफ R1 भी मैग्नीट्यूड ऑफ R होती है। ये हम लोग जान चुके हैं पहले ही। तो अगर मैं उसके हिसाब से इसको लिखना चाहूं तो जानते हो क्या लिखूंगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R स्क्वायर। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा भाई, ध्यान दें जरा,
ये क्या है, यूनिट वेक्टर r1 माइनस r2। तो देखिए लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर r1 माइनस r2 ये हमने निकाल लिया, r1 माइनस r2 अपॉन कितना, r1 माइनस r2 मॉड ऑफ r1 माइनस r2। अब देखिए ये r1 माइनस r2 का मॉड, r1 माइनस r2 का मॉड इसके बराबर होता है, तो हम चाहें तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2, नहीं इस तरीके से R1 माइनस R2 और इसकी होल 3 लगा दो, जानते हो क्यों लगा दिया 3, R1 माइनस R2 इसलिए लगा दिया क्योंकि ये मॉड R किसके बराबर है, R1 माइनस R2 वेक्टर के। तो R1 माइनस R2 वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं, अब 2 इसकी पावर 1 ये तो 3 हो गई ना, क्यों, 2 इसकी 1 ये और ये बात तो एक ही है, तो ये 3 हो गई। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होगा क्या, F12 बराबर के की वही आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 होल क्यूब R1 माइनस R2। अब ये तो हमने निकाला 1 पर 2 के द्वारा, अब हम 2 पर 1 के द्वारा निकालेंगे, किस पर, 2 पर 1 के द्वारा। देखिए इसी तरीके से हम उसका भी फॉर्मूला निकाल लेंगे अभी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं भाई, कुछ किताबों में आपको ये चीज सही लिखी हुई नहीं मिलती है। कई मैंने बुक्स में देखा है, किसी को जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं R12 तो वो ऐसे लिख देंगे R12, अब R12 है तो ये, लेकिन वो किसी किसी बुक में इसको भी बोल देते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा और आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें। इससे आपको पता चल रहा है F12 यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो आपको पता चल रहा है 1 पर 2 के द्वारा, यानी इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है नहीं। अब मैं निकालना चाहता हूं इस पर, अब देखिए इस पर आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन है। अगर मैं निकालना चाहूं, देखो F21 21 का क्या मतलब है, ऑन बाई 2 पर 1 के द्वारा, ठीक है नहीं। इसी तरह के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ, अब क्या आएगा 21 यानी R2 माइनस R1, ठीक है नहीं, होल क्यूब और इधर R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है नहीं। तो हम लोग इस तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है वो आपकी वेक्टर फॉर्म कहलाती है। ये और ये सेम एक ही बात है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल डायरेक्शन की बात है। और वैसे तो हम लोग
जानते हैं कि अगर सेम फोर्स है, एक जैसे चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इसकी डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होती है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कहलाता है वेक्टर फॉर्म, किसकी, कूलॉम की नियम। अभी इसमें काफी है और थोड़ा सा एक चीज को समझाने के लिए फिजिक्स में इधर उधर की चार चीजें और बताना पड़ती हैं। इसके भाई मेरे जैसा हो पा रहा है, दूर से आप सामने बैठोगे तो ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट आएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश करें समझने की। और बाकी मैं आपको कल जो है या आज ही एनसीईआरटी की बुक डाल दूंगा, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। और इसके मैं आपको सवाल जो है कराऊंगा अभी। और तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। आपको